प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे सैन्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय अंतर्निर्भरता। ठीक है। अंतर्निर्भरता का मतलब आप लोग जानते ही हैं, एक दूसरे पे निर्भर होना। ठीक है मित्रों, एक बार आपसे फिर से कहेंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। मित्रों, फिर से एक बार रिक्वेस्ट वही पुरानी, आप लोग जो है PDF की मांग मत किया कीजिए। ठीक है, चलिए। परिचय एवं अवधारणा। वर्तमान समय में बढ़ते वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के युग में लगातार हो रहे परिवर्तन के युग में कोई भी राष्ट्र इतना सक्षम नहीं है कि अकेले ही सभी क्षेत्रों में अपना विकास करके समय के साथ चलता है। इसको हम लोग कल बता चुके हैं आपको एक बार फिर से। ठीक है, एक बार फिर से आप वही समझिए कि कोई भी राष्ट्र अकेला इतना सक्षम नहीं है कि अकेले ही रहकर सबके बराबर वो चलता रहे। किसी क्षेत्र में आगे होगा, किसी क्षेत्र में पिछड़ जाएगा। ठीक है, यह देखा जा चुका है कि विश्व में जितने भी हथियार निर्मित हो चुके हैं वे सभी हथियार एक ही देश में निर्मित नहीं हुए, अलग अलग देशों में निर्मित हुए हैं। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ चुके हैं। किसी भी नए हथियार के निर्माण की प्रारंभिक टेक्नोलॉजी किसी एक देश की होती है जो बाद में धीरे धीरे अन्य देशों तक फैल जाती है। भाई, पहले कोई देश निर्मित करता है, अब बाद में उसी का नकल करके अन्य देश भी बना लेते हैं। नकल नहीं करते हैं तो देखते हैं तो उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं से, चाहे चोरी करके, चाहे खरीद कर टेक्नोलॉजी, चाहे नकल करके, जब हथियार खरीद लिए तो उसको देख देख के बना लेते हैं। ठीक है, जो बाद में अन्य देशों तक फैल जाती है। जो राष्ट्र तकनीकी दृष्टि से विकसित हैं वह अपने शत्रु के मुकाबले उससे भी उच्च कोटि के हथियारों को निर्मित करने का प्रयास करते हैं। एक राष्ट्र की विकसित टेक्नोलॉजी को देखकर अन्य राष्ट्र भी उस प्रकार की टेक्नोलॉजी विकसित करने का प्रयास करते हैं। सभी राष्ट्र अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने हेतु सदा से ही प्रयत्नशील रहे हैं। अंतर्निर्भरता के इस युग में राष्ट्र अपनी रक्षा एवं भिन्न भिन्न तरीके अपनाते रहे हैं। अपनी रक्षा हेतु कभी अन्य देशों से सैनिक मदद लेकर, हथियारों की मदद लेकर, आर्थिक मदद लेकर, सैन्य संगठन बनाकर, तकनीकी मदद लेकर, तकनीकी आदान प्रदान करके, यानी ये विभिन्न तरीके हैं। जो अंतर्निर्भरता का मतलब एक दूसरे पर निर्भर होना, चाहे विकास के लिए, चाहे सुरक्षा के लिए निर्भर होना, चाहे इसमें जो है एक दूसरे की मदद लेना, एक दूसरे से बदलावन करना, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान, या फिर जो है अपनी सुरक्षा के लिए खतरा है, अपनी शक्ति कमजोर है तो संगठन बना लीजिए, सबकी सुरक्षा, साझे की सुरक्षा हो जाएगी। या फिर किसी से आप मदद ले लीजिए, सैनिक मदद ले लीजिए। ठीक है, और वर्तमान समय में एक राष्ट्र के संपूर्ण विकास में अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। भाई, आज के समय में अर्थव्यवस्था को इसलिए कहा जाता है कि आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी का युग है। युद्ध का यंत्रीकरण हो चुका है या मशीनीकरण हो चुका है, और विभिन्न प्रकार के युद्ध जो हो रहे हैं यंत्रों के माध्यम से हो रहे हैं, और यंत्र में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का प्रमुख जो है योगदान होता है। इसलिए, और विज्ञान और टेक्नोलॉजी बहुत महंगी होती है, यंत्रों के निर्माण के लिए बहुत सारा औद्योगिक क्षेत्र खड़ा करना पड़ता है, इसलिए वो भी महंगा पड़ता है। और थोड़ी ही क्षेत्र में, थोड़ी ही देर में युद्ध में नुकसान भी अरबों खरबों करोड़ों का होता है। ठीक है, तो इसीलिए माना जाता है कि वर्तमान समय आर्थिक युद्ध के अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। जिस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था कमजोर है वर्तमान युद्धों को नहीं लड़ सकता। ठीक है, चलिए। विकसित राष्ट्र अपने राष्ट्र में टेक्नोलॉजी का विकास करके अन्य राष्ट्रों के साथ तकनीकी एवं तकनीकी सैनिक उपकरणों का व्यापार करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। आज के समय में, जैसे हम बता भी चुके थे कल भी, कि आज के समय में हथियारों का व्यापार भी तकनीकी विकास का, या एक प्रकार से आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का, या अर्थार्जन का एक स्रोत बना हुआ है, खास करके विकसित और टेक्निकल देशों के लिए। वे स्वयं भी सुरक्षित रहते हैं और विश्व को भी हथियारों से सुरक्षा देने का दावा करते हैं। जैसे कहा जाता है, आप हमसे हथियार खरीद रहे और सुरक्षित रहिए। ये जो हथियारों के व्यापारी हैं ना, वो यही कहते हैं, हथियार खरीदिए और सुरक्षित रहिए। एक तरफ ये माना जाता है कि हथियार अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो खतरे बढ़ जाएंगे, एक तरफ ये दावा करते हैं कि आप हमसे हथियार खरीदिए और सुरक्षित रहिए। हथियारों का प्रसार और व्यापार वाले चैप्टर में आप लोग पिछले 3rd सेमेस्टर पे भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, चलिए। तो ये यही करते हैं। आज अब इसमें हम देखते हैं कि भारत का अन्य देशों के साथ रक्षा, सुरक्षा एवं सहयोग के क्षेत्र में भारत कितना निर्भर है, किन देशों पे निर्भर है।
इसमें संभवतः हम सामान्य चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत विस्तृत अध्ययन तो नहीं है, लेकिन सामान्य अध्ययन बिल्कुल है। ठीक है। भारत का अन्य देशों के साथ रक्षा सुरक्षा एवं सहयोग के क्षेत्र में निर्भरता। पहला नंबर सोवियत संघ। सोवियत संघ की दोस्ती से आप परिचित ही हैं, जन्म के साथ ही हमारा मित्र है, हर समय हम लोगों की मदद करता रहा है, हथियारों से, सैनिक मदद से, सैनिक क्षेत्र से, यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी अदालत यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में भी। यह भारत का सबसे पहला करीबी रक्षा सहयोगी और मित्र राष्ट्र है। सोवियत संघ ने भारत को हर समय प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक प्रकार का रक्षा सहयोग दिया है। भारत पाक युद्धों में जहां अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन करता रहा, वहीं सोवियत संघ ने सदा भारत का साथ दिया है। वह भारत का युद्ध के मैदान से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट कचहरी अदालत अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के सदा समर्थन किया और उसे बचाने का प्रयास करता रहा। अब देखिए, हथियारों के क्षेत्र में जो निर्भरता है इस प्रकार है। टी श्रेणी के सभी टैंक जैसे T-70, T-80, T-90 आदि एवं मिग श्रेणी के सभी लड़ाकू विमान जैसे मिग 21, 23, 27, सुखोई MKI लड़ाकू विमान, ब्रह्मोस आदि सब सोवियत सहयोग की ही देन है। हालांकि ये सब MKI तो हमने खरीदा था उससे टेक्नोलॉजी के साथ में, लेकिन ब्रह्मोस जो है ये साथ में मिलकर निर्मित किए हैं। ठीक है, जो क्रूज प्रक्षेपास्त्र है, भारत और सोवियत संघ के सहयोग से ही ये निर्मित किया गया है। विशालकाय आधुनिक विमान वाहक पोत एडमिरल गोर्सको का भारत को मुफ्त में प्रदान करना सोवियत मित्रता का प्रतीक है। मित्रों, आप लोगों को मालूम है कि भारत के पास जो विमान वाहक पोत पहले था INF विक्रांत, उसके बाद विक्रांत रिटायर हुआ तो विराट आ गया, विराट के बाद अभी एडमिरल गोर्सको, जिसे भारत में INF विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। तो विक्रांत को हमने ब्रिटेन से खरीदा था, विराट को भी हमने ब्रिटेन से खरीदा था, लेकिन ये एडमिरल गोर्सको जो आज का जो हमारा विमान वाहक पोत एडमिरल क्या बोलते हैं INF विक्रमादित्य है। INF का फुल नाम होता है मित्रों इंडियन नेवल शिप, याद रखिएगा, खास करके कभी कभी नहीं आता समझ में, इंडियन नेवल शिप INF, इसीलिए हर जो है नौसैनिक उपकरण के साथ में ये शब्द लगा होता है। ठीक है, खास करके भारतीय। तो ये जो है एडमिरल गोर्सको को सोवियत संघ ने मुफ्त में दिया था भारत को उपहार स्वरूप। हालांकि वहाँ उसका भी नया नहीं था तो पुराना ही, लेकिन आप सोचिए कि जो ये विमान वाहक पोत होते हैं, एक समुद्र पर इतना बड़ा एक तैरता हुआ समुद्री हवाई अड्डा होता है जिसको बनाने में इतना पैसा खर्च होता है कि हर राष्ट्र के पास ये है भी नहीं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है, इतना आप समझ लीजिए, इतना पैसा इसमें लगता है। तो मुफ्त में प्रदान कर देना कोई छोटी चीज़ नहीं है। और भारत ने विक्रांत और विराट को भी जो है जो खरीदा था वो भी पुराना ही था, ब्रिटेन का, इंग्लैंड का। ठीक है, चलिए, जिसे हम लोग सेकेंड हैंड कहते हैं। INF विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, जिस पर भारतीय नौसेना को गर्व की अनुभूति होती है। यदि आज़ादी के प्रथम दिनों में सोवियत संघ भारत का साथ नहीं दिया होता तो ना तो भारत अपने पुराने हथियारों से अमेरिका से पाकिस्तानी हथियारों का मुकाबला कर पाता, और न ही भारत के पास आधुनिक हथियार होते, और न ही भारत के पास टेक्नोलॉजी होती, और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिकी नीतियों का मुकाबला भी नहीं कर पाता, क्योंकि उस समय वो अमेरिका जो था वो भारत के साथ बहुत चिढ़ा हुआ था। वो गुट में शामिल करना चाहता था, लेकिन नेहरू जी गुट निरपेक्षता आंदोलन व्यवस्था शुरुआत कर दिए। अगला दूसरा और रहा है ब्रिटेन। आज़ादी के पहले भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, यानी हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, सब लोग जानते हैं, वही अंग्रेज ब्रिटेन। वर्तमान भारतीय सेना का संगठन, प्रशिक्षण एवं संपूर्ण भारत का रक्षा तंत्र एवं रक्षा व्यवस्था ही ब्रिटिश पद्धति पर आधारित है। आज हम लोगों की जो भी व्यवस्था है सब ब्रिटेन की देन है। वर्तमान भारतीय सेना का उच्च मनोबल एवं कम संसाधनों में कार्य करने की क्षमता, असंभव कार्यों को भी संभव कर दिखाने की योग्यता शायद यह प्रदर्शित करती है कि आज़ादी के पहले यह विश्व विजेता रह चुकी ब्रिटिश सेना का अंग हुआ करती थी। भारत चीन युद्ध के समय ब्रिटेन ने भारत की सैन्य उपकरणों एवं हथियारों से सहायता की। जगुआर विमान को भारत ने ब्रिटेन से ही क्रय किया था। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INF विक्रांत एवं द्वितीय विमान वाहक पोत INF विराट को भारत ने ब्रिटेन से खरीदा था। भारत ब्रिटेन के औपनिवेशिक संगठन राष्ट्रमंडल का सदस्य भी है। वर्तमान ब्रिटेन चाहता है कि वह भी अमेरिका की ही तरह भारत का करीबी रक्षा सहयोगी बने। इसलिए अभी हाल में ब्रिटेन ने भारत को तकनीकी हस्तांतरण की बाधा को समाप्त करने के लिए जनरल एयरपोर्ट लाइसेंस जारी करने का ऐलान किया। इससे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध प्रगाढ़ होगा। अगला है फ्रांस।
फ्रांस के साथ भारत के रणनीतिक सहयोग का प्रारंभ शीत युद्ध के बाद हुआ। जनवरी 1998 में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया गया। भारत के परमाणु हथियारों के परीक्षण करने पर भारत को समर्थन करने वाले बहुत कम देशों में एक फ्रांस भी था। दोनों देशों के बीच में नियमित समयांतराल पर सैन्य अभ्यास भी होते रहे हैं, जैसे सैन्य शक्ति अभ्यास जो है फ्रांस के साथ हुआ है, थल सेना का मतलब शक्ति नामक जो सैन्य अभ्यास थल सेना के साथ हुआ है वो फ्रांस के साथ। इसी तरह नौसैनिक अभ्यास वरुण एवं वायुसेना का गरुड़। ठीक है। अभी हाल में ही फ्रांस के राफेल बहुउद्देशीय एवं लड़ाकू विमानों को भारतीय लड़ाकू बेड़े में शामिल किया गया। वर्ष 2005 में भारत के मझगांव डॉकयार्ड में 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए फ्रांसीसी कंपनी के साथ अनुबंध किया गया। मानवीय सहायता और आपदा राहत के अंतर्गत अन्य देशों में के युद्धपोतों, सैन्य विमानों एवं सैनिकों के लिए ईंधन, राशन, उपकरण तथा बर्थिंग व रख रखाव की पुनः आपूर्ति की सुविधा में मदद करने के लिए भारत के साथ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। फ्रांस ने भारत के आत्मनिर्भर भारत को समर्थन देते हुए भारत के रक्षा औद्योगिकरण, संयुक्त अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास के लिए भारत को सहयोग देने हेतु प्रतिबद्धता जताई। आशा है कि भारत की फ्रांस, जर्मनी एवं जापान जैसे समान विचारधारा वाले देशों के साथ साझेदारी वैश्विक मंच पर भारत के प्रभाव में वृद्धि का कार्य करेगी। मित्रों, इसमें बहुत समझाना नहीं है, इसलिए हम आपको केवल पढ़ते चल रहे हैं। तो समझाने की बात होगी आपको हम समझा देंगे। अभी हाल ही में भारत एवं फ्रांस ने आपस में खुफिया जानकारी साझा करने, क्षमताओं को बढ़ाने, सैन्य अभ्यास का विस्तार, समुद्री अंतरिक्ष साइबर सुरक्षा आदि के क्षेत्र में सहयोग हेतु प्रतिबद्ध होने का संकल्प किया। चलिए, अगला राष्ट्र हमारा जो सहयोगी है वो है इजराइल। इजराइल ने प्रारंभ से ही कश्मीर पर भारतीय पक्ष का समर्थन किया। वर्ष 1999 में कारगिल संघर्ष के समय अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत को आवश्यक सैन्य सामान एवं उपकरण उपलब्ध कराया था। वर्ष 2000 से 2015 तक भारत इजराइल शस्त्र व्यापार लगभग $22 बिलियन का रहा। इसके अंतर्गत इजराइल ने भारत को नए तकनीकी हथियार एवं सैन्य उपकरण प्रदान किए। वर्ष 2017 में इजरायली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से श्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल यात्रा पर गए, जो इजराइल यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है। इसके अतिरिक्त बहुत से हथियारों में इजराइल ने भारत की मदद किया है, स्टील, धवाक वगैरह ये सब। ठीक है। चलिए, अगला है वियतनाम। दक्षिण चीन सागर में बढ़ती हुई चीन की सक्रियता भारत एवं वियतनाम दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। समुद्री सुरक्षा आपसी सहयोग के तहत वियतनाम में नौसैनिक अभ्यास मिलन, यानी वियतनाम के साथ जो नौसैनिक अभ्यास होता है उसका नाम मिलन है, में सक्रिय भागीदारी दिखाई। 2030 की दिशा में भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी पर संयुक्त वक्तव्य की दृष्टि दोनों देशों के संबंधों को दीर्घकाल तक बनाए रखने की आवश्यकता है। भारत ने वियतनाम को लगभग 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की रक्षा खरीद की पेशकश की है। इसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, आकाश वायु रक्षा प्रक्षेपास्त्र, पनडुब्बी रोधी वरुणास्त्र और तटीय रडार भी शामिल हैं। वियतनाम भी अपनी पुरानी पड़ रही रक्षा सामग्री का नवीनीकरण करना चाहता है, जिसमें भारत का सहयोग ले सकता है। दक्षिण चीन सागर में चीन की झड़पों के बाद वियतनाम ने अपना रक्षा बजट बढ़ाया है, जिसकी भारत वियतनाम रक्षा सहयोग की दिशा में सकारात्मक भूमिका होगी। अगला है श्रीलंका। भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका स्ट्रैटेजिक दृष्टि से भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 29 जुलाई 1987 में शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत उस समय श्रीलंका में शांति सेना भेजी गई थी। श्रीलंका द्वारा हमबंटोटा पर चीन को सुविधाएं देना भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। लिट्टे की समाप्ति, यानी लिट्टे का मतलब वही है मित्रों, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलीलम, जो भारतीय तमिलों का एक संगठन था जो अंग्रेजों के समय से तमिलों को लेकर गए। वहाँ तमिलों के अधिकारों की अवहेलना हुई तो उन्होंने एक संगठन बना लिया। इसके द्वारा श्रीलंका सरकार से वे लोग मुकाबला करते रहे। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध के द्वारा।
लिट्टे की समाप्ति के बाद श्रीलंका के सैनिकों को भारतीय सेना द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जुलाई 2013 में भारत, श्रीलंका एवं मालदीव ने हिंद महासागर के त्रिपक्षीय सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए। फरवरी 2015 में भारत श्रीलंका के बीच असैन्य परमाणु समझौता हुआ। दिसंबर 2019 में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने कहा कि हम्बनटोटा पोर्ट को लेकर चीन के साथ समझौते की समीक्षा नहीं की जाएगी तथा मताला एयरपोर्ट को श्रीलंका सरकार अकेले विकसित करेगी। अगला अमेरिका है। यह सत्य है कि आज़ादी के बाद भारत अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। शीत युद्ध काल में भारत पाक युद्धों में अमेरिका सदा पाकिस्तान का सहयोग एवं समर्थन करता रहा है। यह भी सत्य है कि भारत चीन के मुद्दों पर अमेरिका ने सदा चीन का विरोध और भारत का सहयोग किया है। 1971 के भारत पाक युद्ध में अमेरिका का जो 7वां बेड़ा एंटरप्राइज, 7वें बेड़े का नाम मित्रों एंटरप्राइज है, जो अमेरिका का है, जो खास करके ये डियागो गार्सिया हवाई अड्डे हिंद महासागर में हमेशा रहता है, भारत के विरुद्ध जो भेजा गया था 1971 के युद्ध में, वही 1962 के भारत चीन युद्ध में चीन के विरुद्ध भारत के पक्ष में भेजा गया था। 20वीं सदी की समाप्ति एवं 21वीं सदी के प्रारंभ के बाद पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों एवं भारत की सहयोगपूर्ण शांतिवादी नीतियों के चलते अमेरिकी प्रशासन के विचारों में भी परिवर्तन के साथ साथ दोनों देशों के संबंधों में सुधार के साथ ही साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग भी प्रारंभ हो गया, जिसमें कुछ इस प्रकार है। पहला नंबर सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास में मित्रों मलाबार सैन्य अभ्यास 2012 और एकमात्र सैन्य अभ्यास माना गया नाम है 2015। अमेरिका ने भारत को वर्ष 2016 में रक्षा भागीदार घोषित किया। रक्षा सहयोग और समझौते आयात निर्यात जो है इस प्रकार हैं। सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा 2002, भारत अमेरिका परमाणु समझौता 2008, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016। इसमें नौसैनिक अभ्यास, आपदा रिलीफ, प्रशिक्षण एवं मानवीय सहयोग, दोनों देश एक दूसरे की नौसैनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करेंगे। भारत अमेरिका सामरिक ऊर्जा भागीदारी वर्ष 2017 में घोषित। कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018। इस समझौते के तहत भारत ने अमेरिका से युद्धपोतोही विमान, मालवाहक विमान एवं अन्य सैन्य उपकरणों को खरीदा है। आतंकवाद विरोध पर द्विपक्षीय संयुक्त कार्यदल की बैठक 2019। भारत अमेरिका के बीच साइबर सुरक्षा समझौता। MH-60 रोमियो तथा अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद संबंधी समझौता। अंतरिक्ष प्रणाली, हथियार युक्त एवं गैर हथियार युक्त ड्रोन विमानों का आयात भारत करेगा अमेरिका के साथ, ठीक है। मानव तस्करी, ड्रग तस्करी, हिंसक अतिवाद, साइबर अपराध तथा अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से मिलकर निपटने पर सहमति हुई। राजनीतिक परामर्श हेतु जून 2017 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद की स्थापना। अब मित्रों 2+2 समझौता ये क्या है जो अमेरिका के साथ हुआ है, देख लेते हैं। इसको भी खास करके पूछा जा सकता है। जून 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान यह समझौता हुआ, जिसकी औपचारिक घोषणा 2017 को हुई। इसमें हुआ क्या है, रणनीतिक, रक्षा एवं सुरक्षा समझौतों को आगे बढ़ाने की बात की गई। भारत की अमेरिकी तकनीक तक पहुंच हेतु कोमकाफा समझौता भी इसी वार्ता का परिणाम था। BECA यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट भी इसी संवाद का एक भाग था। अब ये क्या था मित्रों, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम। बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। भारत को दिए गए विमानों में पर अमेरिका उन्नत नौवहन एवं वैमानिकी सहायता प्रदान करेगा, यानी विमानों की सहायता। भारतीय प्रक्षेपास्त्र को अचूकता प्रदान करने हेतु अमेरिका खुफिया जानकारी उपलब्ध कराएगा। भारत प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव का मुकाबला करने में भारत को अमेरिका सहयोग प्रदान करेगा। अगला है कोमकाफा समझौता। कोमकाफा समझौता में रक्षा अनुकूलता एवं सुरक्षा समझौता है, ये शामिल है। संचार सुरक्षा उपकरणों का हस्तांतरण करेगा भारत, यानी खरीदेगा या प्राप्त करेगा उससे। रक्षा सहयोग एवं रणनीतिक साझेदारी, चीनी पनडुब्बियों एवं जहाजों से सुरक्षा संबंधी समुद्री सक्रियता, हिंद महासागर में समुद्री सहयोग हेतु दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोगपूर्ण आदान प्रदान, सीमा पार आतंकवाद को रोकने हेतु दोनों पक्ष FATF आतंकवाद रोधी सहयोग के लिए वित्तीय कार्यवाही बल
जो है को मजबूत बनाने पर सहमत हुए हैं। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की दावेदारी को मजबूती प्रदान की। पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश एकमत हुए। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर आपको ज़रूर समझ में आया होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और इसमें भी बहुत ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं थी, इसलिए आप लोग पढ़िए लिखिए मस्त रहिए खुश रहिए। बाकी कुछ ना कुछ समझ में तो आया ही होगा। ठीक है, एक बार फिर से मित्रों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। मित्रों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक भी आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं करते। चलिए फिलहाल आप लोगों की पढ़ाई जारी रहे, हमारी जो मंशा है वो तो आप पूरी हो रही है। बाकी लाइक सब्सक्राइब अगर कर देते तो हमें भी थोड़ा सा लाभ हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, एज यू लाइक। बाकी पढ़िए लिखिए मस्त रहिए खुश रहिए।